हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीका सोशल साइंस क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना न्यू टॉपिक दैट इज टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने क्यों रोक दिया था। तो उसके कुछ रीजंस थे जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम पढ़ेंगे सिविल डिसओबीडियंस में स्वराज पार्टी के बारे में, साइमन कमीशन के बारे में और पूर्ण स्वराज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना न्यू टॉपिक। आफ्टर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था तो लीडर्स जो थे कांग्रेस के, वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे इलेक्शंस में। वो चाहते थे कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके कम से कम जो ब्रिटिशर्स हैं उन पर थोड़ी सी रोक लगा सकें और उनके व्यूज को जान सके और अपने व्यूज वहां पर रख सके। इसलिए फिर जो मोतीलाल नेहरू हैं और सीआर दास, इन दोनों की लीडरशिप के अंडर उन्होंने एक पार्टी फॉर्म की जिसका नाम क्या रखा गया? स्वराज पार्टी। किसके अंडर थी ये? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास की। स्वराज का मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे। स्वराज का मीनिंग होता है स्वराज। स्व मतलब अपना, राज मतलब शासन, हमारा खुद का शासन हो। तो इस पार्टी को बनाने का मोटिव क्या था? इस पार्टी को बनाने का मोटिव था देयर वॉइस रीच टू द काउंसिल, कि जो काउंसिल में जो काउंसिल चलती है जहां पर ब्रिटिशर्स रूल्स बनाते हैं वहां तक इंडियंस की आवाज भी पहुंच सके। अपोज द गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन द काउंसिल, काउंसिल में रह के जो गवर्नमेंट गलत काम कर रही है, जो गलत रूल्स बनाती है, कम से कम उसके खिलाफ वो खड़े हो सके, उसके खिलाफ वो अपनी आवाज को उठा सके। टू स्टॉप द बिल्स अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसके फायदे के लिए सोचेगी? सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचेगी, वो इंडियंस के लिए काम नहीं करेगी। तो वो लॉज भी पास करती थी जिसमें उनका खुद का इंटरेस्ट होता था, चाहे वो पब्लिक के अगेंस्ट जाए, उन्हें उनसे कोई भी मतलब नहीं था। तो उनका काउंसिल में पार्टिसिपेट करने का एक और ये भी रीजन था कि वो ऐसे बिल्स को रोक सके जो लोगों के क्या हो, खिलाफ हो, जिसमें लोगों की भलाई ना हो। टू गिव मोशन टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और वो इस काउंसिल में पार्टिसिपेट करने के लिए वो चाहते थे कि उनका मेन रीजन था कि हम अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी क्या रखें, चलाए रखें। क्योंकि इसमें क्या होगा कि उनके सब पॉलिसीज के फेवर में वो नहीं जाएंगे। जो चीज अगेंस्ट में होगी, जो चीज लोगों के फेवर में नहीं होगी, उस काउंसिल में पार्टिसिपेट करके, उन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके वो क्या कर सकते थे? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी आवाज को उठा सकते थे। तो ये मेन मोटिव था कौन सी पार्टी का? स्वराज पार्टी का। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसमें 2 फैक्टर्स पढ़ेंगे जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को बिल्कुल चेंज कर दिया। तो नंबर 1 है वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, यू कैन से ऑल्सो यूनिवर्सल इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो कौन से ईयर में हुआ था? 1926 में। और दूसरा क्या हुआ था फैक्टर? साइमन कमीशन 1928 में। तो पहले हम पढ़ेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन में क्या हुआ था? प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स स्टार्ट फॉलिंग। हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज, पहले के टाइम में लोग क्या करते थे? ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, और वो अब एग्रीकल्चर का प्राइस हो गया, वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया? गिरना शुरू हो गया। और एक टाइम ऐसा आया था कि प्राइस इतना ज्यादा गिर चुका था कि लोगों को उनका कोई भी परचेजर नहीं मिल पा रहा जो उनकी क्रॉप का उन्हें सही प्राइस दे सके। डिमांड क्या हो गई थी? बिल्कुल गिर चुकी थी कि उनको खरीदने वाला कोई भी नहीं था। अब डिमांड गिर चुकी थी। अब जो वो लोग थे वो बाहर की कंट्रीज के लिए भी प्रोडक्शन करते थे। अब बाहर की कंट्री वाला भी कोई उनसे खरीदने के लिए राजी नहीं था, जिससे एक्सपोर्ट बिल्कुल क्या हो गया? कम हो गया। अब एक्सपोर्ट कम हो जाने के कारण एग्रीकल्चर क्या हो गया? क्राइसिस हो गया। क्योंकि अब लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया, किसानों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया कि वो अपना रेंट, अपना लगान कैसे पे करें, क्योंकि गवर्नमेंट उनको किसी भी तरह से हेल्प करने के लिए रेडी नहीं थी कि उनका टैक्स कम कर दे या उनका लगान कम कर दे। अब उनका क्रॉप बिक नहीं रहे, उनकी फसल कोई ले नहीं रहा। अब लोगों के पास अगर जो ले रहे हैं तो उनकी जो प्राइस वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से जो किसान थे वो डिस्ट्रेस हो चुके थे, पूरी तरह से निराश, हताश कि हम अपना टैक्स और लगान कैसे पे करेंगे जब हमारी गवर्नमेंट भी हेल्प नहीं कर रही। तो ये मेन फैक्टर था जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दी। दूसरा फैक्टर था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन इज हेडेड बाय सर जॉन साइमन, मतलब उसका हेड कौन था? सर जॉन साइमन। अब क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि साइमन कमीशन क्यों बनाई गई,
किसने इसको बनाया और किस लिए बनाया, क्या रीजंस थे इसके। तो द इंडियन मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपोज द ड्रॉबैक्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एडी। जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये कमियां हैं और इसको सुधारा जाए, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम किसको बुलाते हैं, साइमन कमीशन बनाते हैं एक, और साइमन कमीशन आके देखेगी। उसको टास्क दिया गया क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो फ्रेम करे, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर उन्होंने चेंजेस करने हैं, अमेंडमेंट्स करनी है, तो उसके लिए उसको बुलाया गया। तो ये मेन टास्क क्या था साइमन कमीशन का, टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और टू मेक रिफॉर्म्स। रिफॉर्म मतलब सुधार करे किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बट पीपल वर अगेंस्ट दिस, पीपल इस साइमन कमीशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि जब ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए आए हैं तो उसमें ऑल 7 मेंबर्स वर ब्रिटिश, सारे के सारे मेंबर्स किसके थे, ब्रिटिशर्स के। नो मेंबर ऑफ इंडिया वर देयर, कोई मेंबर नहीं था उसमें इंडिया का। तो लोग इस चीज से क्या हो गए, एंग्री हो गए, नाराज हो गए कि सारे मेंबर्स किसके लिए हुए हैं, ब्रिटिश के। इट हैड कम टू इंस्पेक्ट द इम्प्रूवमेंट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। ये क्या करने के लिए आई थी, 10 ईयर्स के जो इंप्रूवमेंट्स हुई थी उसको चेक करने के लिए आई थी कि वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। पर लोग क्या चाहते थे, पर लोग ये चाहते थे कि हमारे इंडिया की जो सिचुएशन है उसको कौन जज करे, सिर्फ इंडियंस जज करें। क्योंकि ब्रिटिशर्स को नहीं पता कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जो इंडियंस वहां पर रह रहे हैं वो अपनी कंट्री की प्रॉब्लम्स को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको सॉल्व करा सकते हैं। पर इसके बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने कोई भी मेंबर इंडियंस नहीं लिया, इंडिया का कोई भी मेंबर उन्होंने नहीं लिया। और लोगों को ये लग रहा था कि इसमें कहीं भी उन्हें स्वराज की झलक नहीं लग रही, क्योंकि ये सब जो साइमन कमीशन थी किसके फेवर में काम कर रही थी, ब्रिटिशर्स के फेवर में काम कर रही थी। तो लोगों ने साइमन कमीशन को सपोर्ट नहीं किया। तो इट वॉज ग्रीटेड बाय ऑल पार्टीज विद द स्लोगन। तो सारी पार्टीज ने कौन से स्लोगन से इसका स्वागत किया, गो बैक साइमन, कि हमारी कंट्री से वापस जाओ। तो इस स्लोगन के कारण साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा। जो थे इंडियंस जो थे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से इतने ज़्यादा नाखुश थे जो साइमन कमीशन में हुआ, और उसमें उन्हें लग रहा था कि अब गवर्नमेंट हमारे फेवर में, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे फेवर में कोई वर्क नहीं करने वाली है। और लोग साइमन की वजह से इतने ज़्यादा डिस्ट्रेस हो चुके थे और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो चुके थे, वो भड़क उठे थे। और ये सब कौन देख रहा था, वाइसराय लॉर्ड इरविन, वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस सिचुएशन को भड़कने से पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए। कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक ऐसी चाल खेली जिसकी वजह से मूवमेंट को कुछ टाइम तक रोका जा सके। तो वो क्या था, डोमिनियन स्टेटस एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मतलब वो उन्होंने ऐसा कुछ किया कि जो लोग हैं उनकी फेवर में हो जाए। तो डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस मीन्स होता है जहां पर लोगों को राइट मिल जाए। मतलब लॉर्ड इरविन ने ये ऑफर दिया इंडियंस को कि आप अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाओ, आप अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, अपने खुद के लीडर चूज करो, अपने खुद का प्रेसिडेंट चूज करो, प्राइम मिनिस्टर चूज करो। बट एक सिचुएशन रहेगी, आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर वर्क करना पड़ेगा। जो भी ये सब काम होगा बस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रह के करना पड़ेगा। और दूसरा उन्होंने क्या बोला कि अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, क्योंकि जो हमारा साइमन कमीशन हुआ था वो हुआ था 1928 में, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात किसमें कर रहे थे, अक्टूबर 1929 में। तो उन्होंने कहा जो हमारा फ्यूचर कॉन्फ्रेंस, जो मतलब डिस्कशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में करेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होता है जहां पर ये होती है लंदन में होती है, जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, और जो इंडियंस के होंगे उनको भी उन्होंने इनवाइट किया। उन्हें लगा कि हम लोगों को खुश कर देंगे इंडियंस को कि लंदन में आओ और अपनी बात रखो, उसके बाद हम देखेंगे, आपकी बात पे विचार विमर्श करेंगे कि आप जो बात बोल रहे हैं वो सही है, उसको माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। तो वो क्या था, जो लोग साइमन कमीशन से भड़के हुए थे उस चीज को रोकने के लिए एक लॉलीपॉप होता है ना कि अभी इनको ये ऐसा बोल दो और ये लोग चुप हो जाएंगे, तो उसके लिए वो कर रहे थे। एक्चुअली में वो चीज बाद में होगी या नहीं होगी उसके लिए मतलब कुछ भी लोगों को ये नहीं था कि ये चीज एप्लीकेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बट सम यंग एंड रेडिकल लीडर्स विद इन कांग्रेस हैड अदर नोशन। जो रेडिकल लीडर्स थे, जैसे हमने देखा था स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, CR दास ने बनाई थी,
और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। उनकी जो अप्रोच थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो क्या सोच रहे थे वो लीडर्स, जवाहरलाल नेहरू और एस.सी. बोस, क्या सोच रहे थे? दे अपोज द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रिटिश डोमिनियन। वो चाहते थे कि हम जो ब्रिटिश डोमिनियन है उसके अंडर वर्क नहीं करेंगे। अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें पूरी आज़ादी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि हम सारा रूल हमारा हो बट फिर भी हमें ब्रिटिशर्स के अंडर में रहना चाहिए। तो वो इस चीज़ के क्या थे, अपोज में थे। अब वो जो रेडिकल लीडर्स थे, लोगों को उनकी बात पसंद आई कि लोग ये सोच रहे थे कि बात सही बोल रहे हैं कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हम किसी के अंडर वर्क नहीं करेंगे। तो उनका इन्फ्लुएंस क्या हो गया, इन लोगों का, इन लीडर्स का इन्फ्लुएंस क्या हो गया, बढ़ गया। किसमें? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे उनमें जो ये मेंबर्स थे इनका जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इन दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ। कौन से ईयर में हुआ? 1929 में। जवाहरलाल नेहरू पास अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग पूर्ण स्वराज। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मुझे अब क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज मतलब फुल्ली इंडिपेंडेंस, हमने किसी के अंडर वर्क नहीं करना। तो उन्होंने इसको ये बोला, जैसे उन्होंने जो डेट थी वो डिक्लेयर कर दी थी कि इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी, मतलब 1930 में जो आएगी, क्योंकि लाहौर सेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 में। तो नेक्स्ट जनवरी जो 26 जनवरी है वो कौन से ईयर में होगी? 1930 में। तो वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। आपने देखा था हमारा जो रिपब्लिक डे है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी 1950। तो इस डेट का अपना ही एक सिग्निफिकेंस था, मतलब इसकी अपनी इंपॉर्टेंस थी कि उन्होंने एक डेट फाइनलाइज कर दी कि अब हमें 26 जनवरी को हमें फुली इंडिपेंडेंस चाहिए, ना तो हम डोमिनियन स्टेटस में और ना आपके सेकेंड राउंड टेबल की जो आप दे रहे हो, चांसेस दे रहे हो या आप फंसाने की कोशिश कर रहे हो, हम उसमें फंसने वाले नहीं हैं। हाँ भाई, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। गांधी जी को लगा कि ये आइडिया अच्छा है कि अब हम अपने मूवमेंट को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे पीजेंट का हुआ पीछे, पीजेंट को भी ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट नहीं किया, तो अब पीजेंट किसकी फेवर करेंगे? महात्मा गांधी की फेवर करेंगे, इंडियंस की फेवर करेंगे। तो उन्हें ये लगा कि अब पीजेंट भी हमारे साथ हमारा सपोर्ट देंगे। और दूसरा क्या हुआ, अब जो लीडर्स थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब उन्हें लग रहा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर इंडियन चूज किए जाते हैं, क्योंकि वो चूज होते थे, तो वो भी बायकॉट कर सकते हैं अगर जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडियंस के अगेंस्ट में कोई पॉलिसी बनाते हैं। तो ये भी किसके फेवर में बात हुई? हमारे फेवर में। तीसरा, उन्हें ये लगा कि अब कुछ अच्छे लीडर्स आ गए हैं, रेडिकल लीडर्स आ गए हैं जो मूवमेंट को और अच्छे तरीके से बेहतर बना सकेंगे और उस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर सकेंगे और लोगों को प्रॉपरली गाइड कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें किसके फेवर में आई? गांधी जी के फेवर में आई, क्योंकि हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 में ही हॉल्ट कर दिया था, रोक दिया था। अब काफी टाइम हो गया था, 8 इयर्स होने वाले थे कि कोई भी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था। तो गांधी जी को लग रहा था अब ये राइट टाइम है कि हम अपने मूवमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं और न्यू मूवमेंट जनरेट करके हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गांधी जी ने? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिस मूवमेंट के बारे में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।